हेलो एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है सितंबर मंथ के करंट अफेयर का इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग करेंगे। ऑलरेडी जो है हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस और एनवायरनमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडिया सऊदी अरबिया के रिलेशन को लेके। ठीक है, तो जो इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशन ये फ़िलहाल न्यूज में इसलिए आया कि अपने जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये विजिट किए हैं सऊदी अरबिया हाल में ही। ठीक, तो वहाँ पे जो है जिन चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ है उसमें से सबसे पहले रुपी रियाल ट्रेड है। ठीक, तो रियाल जो है बेसिकली जो है ये करेंसी है सऊदी अरबिया की। जिस प्रकार से अपनी करेंसी जो है वो रुपी है उसी प्रकार से वहाँ की करेंसी रियाल है। ठीक, इसके अलावा जिन चीज़ों की बात हुई वो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो इनको लेके बात हुई है। तो ये स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी बेसिकली ये है कि अपने पास कुछ ऐसे स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा रही है जहाँ पे क्रूड ऑयल को जो है स्टोर करके रखा जा सके। मान लीजिए कहीं ऑयल क्राइसिस हो गया, जैसे 1970s में जो है वो ओपेक ऑयल क्राइसिस हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद ये ऐसा हुआ कि कंट्रीज ने सोचा, इंडिया ने सोचा या काफ़ी कंट्रीज ने सोचा कि डिसीजन लिया गया कि भैया अगर स्टोरेज फैसिलिटी अपने पास हो जहाँ ठीक ठाक रिजर्व हो, समझ रहे हैं ना, कुछ दिनों का या कुछ महीनों का रिजर्व हो, ताकि अगर तुरंत कुछ ऐसी क्राइसिस होती है ऑयल की तो तुरंत ऑयल का प्राइस इंक्रीज ना हो। ठीक है, और उस तरह की कोई कंडीशन जो है वो ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए स्टोरेज फैसिलिटी ऑलरेडी जैसे इंडिया में विशाखापट्टनम में और विशाखापट्टनम में, इसके अलावा मैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, तो कई ऐसी जगह इंडिया में जो है स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया विद गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये आपका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और बेसिकली ये सोशल पॉलिटिकल, ठीक है, ये आपस में पार्टनरशिप है इनकी, इन कंट्रीज़ की सोशल पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बेसिकली 6 कंट्री है। ठीक है, 6 कंट्री हैं। जो बात आपको, जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए मैं बता रहा हूँ। इसमें 6 कंट्रीज हैं। इन 6 कंट्रीज में आप जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें ओमान है, ठीक, यूएई है, सऊदी अरबिया है, ठीक, इसके अलावा ये कतर है और कुवैत है, और तो 1 2 3 4 5 और बहराइन है। ठीक है, तो ये जो है 6 कंट्रीज हैं। ये इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये 6 कंट्रीज जो हैं वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। और ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। तो इतना आपको कम से कम जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रियाद में है। ठीक है, रियाद जो है वो सऊदी अरबिया का कैपिटल है, तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में हो गया। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशन। ठीक है, तो इंडिया को सऊदी अरबिया से इंटरेस्ट क्या है, मतलब वहाँ का इंडिया का स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरबिया से इंटरेस्ट क्या है। तो सऊदी अरबिया से आपको पता है कि वहाँ जो है ग्लोबल ऑयल और गैस रिजर्व जो है, वहाँ पे ग्लोबल ऑयल और गैस रिजर्व जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, तो इंडिया जो है वहाँ से ऑयल इंपोर्ट कराता है, गैस इंपोर्ट कराता है। तो इस कारण जो है इंडिया को सऊदी अरबिया के ऑयल एंड गैस रिजर्व में इंटरेस्ट है, वहाँ से इंपोर्ट कराता है। तो इसलिए इंडिया का जो है इसके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट वहाँ के ऑयल और गैस रिजर्व को लेके है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट दिया कि 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी अरबिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और $42 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, आपस में $42 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है। तो ये $42 बिलियन जो है ये बेसिकली जो है इसमें जो है ऑलमोस्ट इंडिया इंपोर्ट करता है। इसमें से $34 बिलियन जो है, $34 बिलियन ये इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर है। ठीक है, नेट इंपोर्टर है, क्योंकि इंडिया जो है अच्छी खासी संख्या में जो है, अच्छी खासी अमाउंट में जो है यहाँ से ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। इसलिए जो है इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर हो जाता है। तो इंडिया को बेसिकली करना क्या चाहिए, किस प्रकार से अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाए ताकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया का वो सऊदी अरबिया के साथ सुधरे। ठीक है, इंडिया को बेसिकली ट्रेड के दृष्टिकोण से ये जो है कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो है इंडिया का इंटरेस्ट है कि सऊदी की जो कंपनी है एरेमको जो है वहाँ की ऑयल कंपनी है, और जिसमें कि ज़्यादातर स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट ओन्ड ये कंपनी है। 97-98% जो इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है सऊदी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वो इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो
इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो इन्वेस्ट करने वाला है, फिलहाल वो अभी स्थगित है, अभी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग इंडियाज एनर्जी नीड्स। तो इंडिया का जैसे यहाँ पे फैक्ट दिया कि 18% ऑयल और 30% जो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इंडिया जो है वहाँ से इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले जो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो इराक से इंपोर्ट करता था, फिर कैसे था, फिर सऊदी अरबिया सेकंड नंबर पे, और फिर ईरान, ठीक है। तो ये 3 जो कंट्रीज़ थे जिनके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा जो है नेचुरल गैस और ऑयल जो है इंपोर्ट करता था। लेकिन हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है अभी कुछ 1-2 महीने पहले जो रिपोर्ट आया उसमें जैसे रसिया जो है, रसिया से काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट पे आ गया है। रसिया जो है इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ऑयल, इंडिया क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे जो है सऊदी अरबिया है, जिससे इंडिया जो है ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जैसे यूएस जो है सैंक्शन लगाता रहता है, ठीक है। तो यूएस जो है ईरान, तो ईरान से जैसे इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट कराता है, ठीक है। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो है यूएस जो है ईरान पे सैंक्शन लगाता रहता है, ठीक है। तो जिससे सैंक्शन बेसिकली हो गया कि भैया जैसे सैंक्शन लगा दिया तो इंडिया से उम्मीद करेगा यूएस कि भाई आप जो है इससे किसी भी प्रकार का ट्रेड ना करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें, ठीक। तो ये इंडिया के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो अपने पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, जैसे सऊदी अरबिया हो या कोई हो जो कि सस्ते दाम में जो है क्रूड ऑयल जो है ये इंडिया को दे, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया से अच्छी खासी संख्या में जो है वो यहाँ के लोग जो है वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से वहाँ जाके काम करते हैं, और वो रेमिटेंसेज, फॉरेन रेमिटेंसेज मतलब मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वहाँ जाके किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से, किसी काम के पर्पज़ से वहाँ जाके काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जो है यहाँ के अपने परिवार के लिए जो इंडिया में उसके परिवार वाले रहते हैं उनको कुछ इकोनॉमिकली कुछ पैसे भेज रहा है या कुछ भेज रहा है, तो वो जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल्चरल कन्वर्जेंस, ठीक। तो जो इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से जो उनके जो होली सिटीज़ हैं, ठीक है, जो धार्मिक स्तर पर उनके मक्का है, मदीना है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ के जो इंडिया के जो हैं वो पिलग्रिमेज, जो यहाँ के तीर्थयात्री हैं वहाँ यहाँ पे विजिट करते हैं मक्का मदीना में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल टाइज भी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में है, ठीक। नेक्स्ट इज शेयर्ड इंटरेस्ट एट मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। जैसे G20 है, ठीक है। तो G20 का जो है वो इंडिया भी हिस्सा है, ठीक, और सऊदी अरबिया भी इसका हिस्सा है, ठीक, मेंबर है, ठीक। इसका इंडिया भी मेंबर है और सऊदी अरबिया भी मेंबर है। और अभी आपको पता होना चाहिए G20 के बारे में जो 2 फैक्ट एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि हाल में जो G20 है इस साल का 2022 का वो कहाँ हुआ, बाली, इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, और नेक्स्ट ईयर जो है 2023 में इंडिया में होने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है न्यू दिल्ली, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक। नेक्स्ट कम टू हाँ, तो एक जो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि नवल एक्सरसाइज जो है इंडिया सऊदी अरबिया के बीच में हाल में ही हुआ था, अल मुहेद अल हिंदी। ये डिफेंस एक्सरसाइज जितने भी होते हैं, जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, इंडिया जिन कंट्रीज के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करती हैं, एटलीस्ट उस डिफेंस एक्सरसाइज का नाम और उस डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज के साथ कर रही है, ठीक है, किस कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज करती है वो को पता होना चाहिए। जैसे यूएस के साथ इंडिया करती है, यूएस के साथ इंडिया करती है युद्ध अभ्यास, एक इंडिया युद्ध अभ्यास करती है यूएस के साथ। इसके अलावा कौन सा करती है, कोप इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया। इसके अलावा कौन सा करती है, वज्र प्रहार, ठीक, तो वज्र प्रहार, ठीक है, तो वज्र प्रहार। इसके अलावा कौन सा करती है, टाइगर ट्रियम्फ, ठीक है, टाइगर ट्रियम्फ। तो मैंने अभी यूएस के बारे में आपको फैक्ट दिया कि यूएस के साथ ये सब एक्सरसाइज इंडिया करती है। सिमिलरली इंडिया जो है कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ नेवी के बीच में, आर्मी के बीच में, स्पेशल जो फोर्सेज हैं उनके बीच में, ठीक है, कोई ना कोई क्या कहते हैं ये एक्सरसाइज जिनके आपस में बायलैटरल एक्सरसाइजेज चलती ही रहती हैं। तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए और किन कंट्रीज के साथ हो रहे हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के हिसाब से, कि वो सीधा पूछ देंगे आपको, मैचिंग में पूछ देंगे कि भैया मैच करो कि किस कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तरीका है कि यहाँ एक्सरसाइज आया तो आपके पास 1-2 पेज में जो है आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स और एक आप कॉपी बना लीजिए, उसमें जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको आप नोट करते जाइए। तो उसमें एक पेज में जो है आप ये नोट कर लीजिए कि कंट्रीज एंड एक्सरसाइजेज, किस कंट्री के साथ इंडिया कौन सी एक्सरसाइज करती है, ठीक। नेक्स्ट कम टू चैलेंजेज इन रिलेशनशिप। तो और क्या चैलेंजेज हैं, रीजनल इनस्टेबिलिटी। रीजनल इनस्टेबिलिटी को लिए समझिए कि जैसे इस रीजन को कहते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम लोग पूरा करते हैं मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो है सीरिया भी है,
इसमें इजराइल भी है, इसमें पैलेस्टीन भी है, ठीक है, इजराइल भी है, पैलेस्टीन भी है, इसके अलावा यहाँ ईरान भी है, ठीक है। तो इन सभी कंट्री में तो इन सभी कंट्रीज में जो है किसी ना किसी प्रकार की इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो उसको लेके इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, ठीक है, डिप्लोमेटिकली इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, उसका बायलैटरल ट्रेड पे और डिप्लोमेटिक रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इजराइल पैलेस्टीन में अगर झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे जो भी हैं मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज में, या सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, आईएसआईएस का इशू है, चाहे ईरान पे जो है इंडिया जो है वो एक तरीके से यूएस जो है अगर सैंक्शन लगा रहा है, तो उस पर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, उसका बायलैटरल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको लेके इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो है मिडिल ईस्ट में जो है ये क्राइसिस रहता ही है किसी न किसी कंट्री में, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है यूएस ईरान हॉस्टिलिटी, तो यूएस ईरान के पीछे पैलेस्तीन इशू, तो पैलेस्तीन और इजराइल में जो चलता रहता है। नेक्स्ट इनऑर्डिनेट डिलेज इन सऊदी इन्वेस्टमेंट, तो सऊदी अरबिया का जो एरेमको है, एरेमको ऑयल कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, लेकिन किसी कारण से जो है वो स्थगित है। रत्नागिरी जो है आई थिंक महाराष्ट्र में है, वहाँ की रिफाइनरी में कुछ करने वाली थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जो डायस्पोरा इशू है, जो यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं उनके ऊपर फैमिली टैक्स लगा दिया गया है, ठीक है। फैमिली टैक्स आप इस तरीके से समझिए कि 100 रियाल पर डिपेंडेंट। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ से जाके वहाँ काम कर रहा है, उसके साथ उसकी वाइफ है, ठीक है, और उसके जो हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके डिपेंडेंट कितने हो गए, 3 डिपेंडेंट हो गए, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे जो हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति के अगर 3 डिपेंडेंट हैं तो पर डिपेंडेंट 100 रियाल, मतलब 3 डिपेंडेंट हो गए तो 300 रियाल, ठीक है। और 1 रियाल जो है यहाँ पे 17 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है फिगर, 1 रियाल जो है वो बेसिकली 21 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। तो 100 रियाल मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। तो पर व्यक्ति जो है, पर डिपेंडेंट अगर 2000 रुपये का टैक्स अगर लेने लगे, तो ये जो वहाँ पे बंदा कमाता है वहाँ पे, तो उसको इकोनॉमिकली जो है उसके ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन एक तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वहाँ जाके काम करता है, उसके डिपेंडेंट्स हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, फैमिली टैक्स, तो उसको जो है इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है, फाइनेंशियल बर्डन। तो वो इंडिया और सऊदी के बीच में है कि भैया इस तरीके से टैक्स इतना ज़्यादा मत लो, या तो थोड़ा कम टैक्स लो, या तो जो है ये टैक्स मत लो, ठीक। नेक्स्ट इज इशूज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के लेकर जो इशूज है कि एशियन प्रीमियम, जो एशियन कंट्रीज हैं, अब इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है सऊदी अरबिया से, ठीक है, और वहाँ से ये लोग जो है एशियन प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं फ्रॉम एशियन कंट्रीज। मान लीजिए वेस्ट की जो कंट्रीज हैं और जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उनसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपये जो है पर बैरल चार्ज करता है, ठीक है, 1000 रुपये पर बैरल चार्ज करता है ऑयल के लिए, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और या एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे मान लीजिए 1200 रुपये चार्ज करता है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो लेता है कि आप एशियन कंट्रीज हैं, आपसे हम ज़्यादा चार्ज लेंगे, तो उसको कहते हैं एशियन प्रीमियम, ठीक है। तो इसको लेके जो एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया है, ये चाहते हैं कि एशियन प्रीमियम जो है इसको ख़त्म किया जाए, ठीक। नेक्स्ट इज पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया का जो है वो क्लोज मिलिट्री टाइज है, तो उसको लेकर इंडिया प्रॉब्लम है, इंडिया पाकिस्तान में तो पता ही है आपको जो इशूज हैं। नेक्स्ट इज वे अहेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन, ठीक। तो क्या किया सकता है, तो अपना कल्चरल रिलेशन जो है उसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। ट्रेड रिलेशन, तो इंडिया को ट्रेड रिलेशन में एक्सपोर्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग अच्छे खासे अमाउंट में वहाँ से ऑयल और गैस रिजर्व जो है ऑयल एंड गैस जो है वो इंपोर्ट कराते हैं, तो अपने को किस प्रकार से जो है हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में आए, ठीक। नेक्स्ट इज डायस्पोरा इशूज, इसके लिए अपने को क्या है, फैमिली टैक्स, जो फैमिली टैक्स है वो रिक्वेस्ट करना चाहिए तो कम करें या ख़त्म करें, ठीक है। तो ये एक इशू है। इसके अलावा जो है वो अपने को रीजनल पीस और स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ पे जो है उनसे हेल्प लेनी चाहिए, ठीक। किस प्रकार से है जो है वो उस एरिया में, मिडिल ईस्ट रीजन में और जो भी रीजन है वहाँ पे किस प्रकार से शांति बहाल हो। तो सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में रिलेशन क्या क्या है और किस चीज़ को लेके जो है आपस में इंटरेस्टेड है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया का क्या है, उसको लेके हम लोगों ने जो है एक ब्रीफ देखा। तो आपको जो इससे तरीका क्या है कि करंट अफेयर का, कि हम लोग जैसे जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे करंट अफेयर हम लोग कवर करा रहे हैं मैगजीन के थ्रू, तो आप जो है इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले एक बार जाइए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स और फैक्ट्स बताते हैं आप एक कॉपी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो भी फैक्ट्स बताते हैं, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग, यहाँ पे मैं जो है फैक्ट्स के साथ आपको बताता हूँ तो आप उसको सीधा नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए
और भी डिटेल में सबसे पहली बात एक बार वीडियो के थ्रू जाइए, दूसरी बात खुद से जो है इसको पढ़िए, और खुद से पढ़ने के बाद जो है एक नोट्स बनाइए, ठीक है, अपना एक नोट्स बनाइए। तो ये एक तरीका है पढ़ने का। इससे आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको टॉपिक को दे दिया, जहाँ जहाँ फैक्ट की आवश्यकता थी, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जब ये टॉपिक के थ्रू जाएंगे तो आपका जो पहला एक फियर है, ठीक है, फियर जो है टॉपिक को लेके वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका है आपको पढ़ने का कि पहले आप जो है ये वीडियो के थ्रू जाइए, उसके बाद जो है खुद से पढ़िए और एक नोट्स बनाइए, ठीक। नेक्स्ट कम टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है ये न्यूज़ में इसलिए आया कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो इंडिया विजिट की थी हाल में ही, और कई चीज़ों को लेके बातचीत हुई है, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश जो है सबसे पहले जो है ऐसी बातचीत कर रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो दोनों में। तो इंडिया ऑलरेडी जो है कुछ कंट्रीज के साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है सेपा जो है वो ऑलरेडी कुछ कंट्रियों के साथ वो साइन कर चुका है, जैसे कि साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है, जापान के साथ साइन कर चुका है, ठीक है। तो इनके साथ साइन कर चुका है। तो ये होता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि किस प्रकार से हम लोग जो है बैरियर्स कम कर सकते हैं, बैरियर्स या टैरिफ जो हैं वो हम लोग किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं बैरियर और टैरिफ को, ठीक है। बैरियर और टैरिफ क्या होते हैं, टैरिफ क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्जेज और टैक्स हम लोग इम्पोज करते हैं। कुछ भी इंपोर्ट हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर गवर्नमेंट जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दे या टैक्स लगा दे, तो उसको बेसिकली टैरिफ करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली ये हुआ, कि दो कंट्री या ज़्यादा कंट्री जो है आपस में डिसाइड करें कि आपस में जो बैरियर्स हैं, ठीक है, आपस में जो बैरियर्स हैं, ट्रेड में जो बैरियर्स हैं उसको किस प्रकार से रिड्यूस करें, ट्रेड को किस प्रकार से फैसिलिटेट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, जो उस पर चार्जेज हैं, जो टैक्सेज हैं, उसको किस प्रकार से थोड़ा सा रिड्यूस करें, ठीक है। तो ये जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक। तो उसी को लेके जो है उसी के अंतर्गत जो है सेपा जो है वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, दो कंट्री आपस में करती हैं ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक। तो ये आपको सेपा समझ में आ गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक। तो हो सकता है जल्द ही जो है दोनों कंट्री आपस में प्लान कर रही हैं कि आपस में ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइन करें, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर शेयरिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर शेयरिंग। तो वाटर शेयरिंग को लेके भी जो है दोनों कंट्रीज आपस में एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुल मिला के 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, ठीक है, 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में। होता क्या है कि एक कंट्री से रिवर दूसरे कंट्री में आ रही है, ठीक, तो उसमें कितना रिवर यूज करना है, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ रिवर यूज, जनरली जो रिवर डिस्प्यूट होता है वो इसी को लेके होता है, परसेंटेज ऑफ रिवर यूज। या मान लीजिए कि हमने डैम बना दिया, ठीक है, डैम बना दिया तो उसको लेके एक समस्या है, वाटर स्टोर कर लिया। तीसरी बात है क्या कहते हैं, फ्लड आ गया, मान लीजिए हमने डैम बना लिया और एक ही साथ जो है जब पानी छोड़ दिया तो फ्लड आ गया दूसरे एरिया में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है इशू रहता है। तो ये सब वाटर शेयरिंग जो है ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में समस्याएं कहाँ हैं। तो ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के लेके समस्याएं होती हैं, ठीक है, कि ये वाटर शेयरिंग कितना किया जाए किसी रिवर का। तो इसमें बेसिकली आपको एटलीस्ट रिवर के नाम पता होने चाहिए। रिवर के नाम इसलिए पता होने चाहिए कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पीसी से तो हो सकता है डायरेक्टली ही आपसे पूछ दे कि ये रिवर जो है डिस्प्यूट कौन से दो कंट्रीज के बीच में है, या ये रिवर जो है वो किस एरिया में बहता है, ठीक है, किस एरिया में बहता है। तो पीसीएस वाले ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए एटलीस्ट ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट इज और कुसियारा फॉर्म्स ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज ब्रांच ऑफ बराक रिवर। तो बराक रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ये बेसिकली जो है अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जैसे मणिपुर हो गया, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये इसका ड्रेनेज बेसिन है बराक रिवर का, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी का एक तरीके से ये ट्राइब्यूटरी है कुशियारा रिवर, ठीक। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई अगर ब्रिज प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई अगर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो इन सभी के नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए पता क्वेश्चन पूछ दे प्रीलिम्स में, पीसीएस में, कि भैया ये खुलना प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ चल रहा है, ठीक है, या खुलना मोंगला जो है, ये खुलना मोंगला पोर्ट कहाँ पे है, तो खुलना मोंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक, ये पता होना चाहिए। या एक और यहाँ पे अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा का, अगरतला और
अखौरा, अखौरा जो है ये बांग्लादेश के अंदर आ जाता है। तो अगरतला अखौरा लिंक जो है वो कौन से दो कंट्री के बीच में है। तो इस तरीके से जो है आपको कम से कम एटलीस्ट इनके नाम पता होना चाहिए। जो कोई अगर कोई रिवर जो है वो अगर न्यूज में है, ठीक है, कोई ब्रिज अगर न्यूज में है कि ये ब्रिज जो है वो कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। जैसे यहाँ पे एक ब्रिज का नाम दे रखा है रुपसा ब्रिज जो है, इसके अलावा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। और क्या सिग्निफिकेंस है, तो इंडिया इज बांग्लादेश सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो इंडिया बांग्लादेश का सेकेंड ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे चाइना है। तो ये इंडिया के लिए एक इशू है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो बांग्लादेश पे अगर बढ़ रहा है और बांग्लादेश जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है, तो ये इंडिया के लिए इशू है। किस प्रकार से बांग्लादेश से रिलेशन खुद बढ़ाए, किस प्रकार से ट्रेड बढ़ाए और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, ठीक, ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज बांग्लादेश इज नेचुरल पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो यही है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनसे किस प्रकार से रिलेशन बढ़ाए, उनसे किस प्रकार से सोशल रिलेशन बढ़ाए, कल्चरल रिलेशन बढ़ाए, ट्रेड रिलेशन बढ़ाए, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाए, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया के ईस्ट में जो है बांग्लादेश तो है ही, तो ये जो है बांग्लादेश से किस प्रकार से रिलेशन बढ़ाए वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर या इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशनशिप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी को लेके है कि जितने भी ये रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी ये ब्रिज प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जितने भी ये पोर्ट्स, एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस कनेक्टिविटी से दोनों को आपस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि इससे जो है नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा इंडिया का बाय 17% और सॉरी बाय 8% और बांग्लादेश का बाय 17%। तो दोनों का जो है नेशनल इनकम दोनों कंट्रीज का वो इंक्रीज करेगा, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक फेनी ब्रिज है, मैत्री सेतु कहते हैं, ठीक। तो कई सारे ऐसे ब्रिज और रेलवे लिंक और पोर्ट प्रोजेक्ट जो हैं इन दो कंट्रीज के बीच में चल रही हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको इंडिया फाइनेंस कर रहा है, ठीक। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये फेनी जो बेसिकली ब्रिज है ये फेनी रिवर के नाम पे है, एक फेनी रिवर है जो इसको लेके भी जो है इंडिया और बांग्लादेश में इशूज रहते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे रिवर हैं जिसको लेके इंडिया और बांग्लादेश में देखो इशूज हैं, एटलीस्ट उन रिवर्स के नाम और ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, उस पर कौन सा ब्रिज बन रहा है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इशूज़ तो हैं ही, ठीक है। इसके अलावा बैलेंसिंग चाइना, जैसे कि चाइना को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। इंडिया के नेबरहुड में बांग्लादेश है, उसके साथ चाइना के अगर बायलैटरल ट्रेड अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चाइना का जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है बेसिकली कि जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, ये मैप है वर्ल्ड मैप, तो ये है चाइना, ठीक। तो चाइना बेसिकली क्या चाहता है कि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, जो पूरा ये साउथ चाइना सी हो गया, ये आपका साउथ चाइना सी हो गया ना, ये पूरा रीजन जो कि साउथ चाइना सी हो गया, ठीक है। तो ये जो है पूरा चाइना जो चाहता है कि पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको किस प्रकार से जो है कंट्रोल करे, ठीक है, किस प्रकार से कंट्रोल करे इकोनॉमिकली या कुछ हो। जैसे यहाँ पे श्रीलंका में चाइना पोर्ट बना रहा है और भी शायद म्यांमार में पोर्ट बना रहा है, ये म्यांमार है इसमें पोर्ट बना रहा है। तो किस प्रकार से जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन को अपने ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार जो है इस रीजन को कंट्रोल करे, ठीक। तो ये जो है वो चाइना का इंटरेस्ट है। तो इसी को जो है इसी को टर्मिनलाइज किया गया है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। चाइना का यही जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी यही है कि किस प्रकार से जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम लोग चाइना जो है वो कंट्रोल करना चाहता है, ठीक। तो वो इंडिया के लिए बड़ी सिचुएशन है कि इंडिया के बगल में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए ताकि फ्यूचर में जो है चाइना को काउंटर किस प्रकार से किया जा सके। नेक्स्ट इज चैलेंजेज इन रिलेशन। तो ये सभी जो देख रहे हैं फैक्टर्स, जैसे सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कहा जाए कि दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बांग्लादेश और इंडिया को लेके है रिलेशन में, एक रिवर डिस्प्यूट है और दूसरा जो है वो है माइग्रेंट्स को लेके है, इलीगल माइग्रेंट्स को लेके जो ये इशू है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो रिवर डिस्प्यूट को तो मैंने बता दिया, जैसे तिस्ता रिवर है, तो तिस्ता रिवर भी काफ़ी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तिस्ता रिवर जो है वो सिक्किम इसका ओरिजिन है, इंडिया से जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है सोलामो लेक, ठीक। तो सोलामो लेक जो है वो तिस्ता रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। तो सिक्किम से होता हुआ ये वेस्ट बंगाल जो बंगाल है वहाँ बहती है और वहाँ से जो है ये बांग्लादेश बहती है, ठीक है। तो तिस्ता रिवर, इसके अलावा तिपाई मुख, तो तिपाई मुख जो है
ये भी रिवर जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है तिपाईमुख, ठीक। तो ये बेसिकली जो है वो तिपाईमुख जो है बेसिकली मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है, बराक रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं सब पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में। जैसे एक तुरियाल रिवर है, उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा इटालियन रिवर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, इटालियन प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा कोपिली कोपिली आसाम में है, ठीक है। तो कई ढेर सारे जो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एटलीस्ट आपको उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आपको जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स, उन पे कोई ब्रिज चल रहा है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनके नाम जो आपको पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो भी बांग्लादेश का जो डिवीज़न हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद जो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स काफ़ी संख्या में आए हैं, तो उनको लेके जो है एक इशू है इंडिया और बांग्लादेश में, जिससे लेके गवर्नमेंट ने जो है कदम भी उठाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर। वो इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं तो उन्हें किस प्रकार से, तो ये बेसिकली जो बांग्लादेश जो क्लेम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिप्ले इन पार्लियामेंट देयर आर 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इंडिया के हिसाब से लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि बांग्लादेश से इंडिया में चले आए, जो कि ज़्यादातर असम और वेस्ट बंगाल के रीजन में जो कि रहते हैं जनरली। तो बांग्लादेश जो है वो कंसिस्टेंटली क्लेम्ड, बांग्लादेश का मानना है कि नो इलीगल बांग्लादेश इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो कोई भी बांग्लादेश का जो है इलीगल माइग्रेंट जो है इंडिया में नहीं है, ये बांग्लादेश का क्लेम है। जबकि इंडिया के अकॉर्डिंग ये अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा पॉपुलेशन है, ये 2 करोड़। तो 2 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन जो है वो वहाँ से आ गया। तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि 2 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो कितनी बड़ी, इतनी तो कई ऐसी कंट्रीज जिनका पॉपुलेशन 2 करोड़ है, ठीक है। तो 2 करोड़ जो है इतने लोग अगर आ जाएं तो किस प्रकार से फाइनेंशियल बर्डन इंडिया के ऊपर आ जाएगा, और भी कई तरीके से बर्डन आ जाएगा, सिक्योरिटी इशू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इंडिया जो है ये CA-NRC के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहता है कि कोई भी फ्यूचर में इलीगल माइग्रेंट्स अगर आए हुए हैं या आएंगे तो उनको किस प्रकार से काउंटर किया जाए, अपने पास एक प्रॉपर जो है अगर लॉ रहेगा तो, ठीक। इसके अलावा जो है सिचुएशन इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज ओरिजिनली फ्रॉम म्यांमार। तो रोहिंग्या जो है ये अपना जो म्यांमार है, जो अपना म्यांमार है, ये बगल की कंट्री है। जैसे ये आप देख रहे हैं मैप, तो ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ठीक। तो म्यांमार से जो है रखाइन स्टेट है, यहाँ पे रखाइन स्टेट, तो रखाइन स्टेट जो है म्यांमार का, वहाँ से जो है इलीगल माइग्रेंट्स रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है, वहाँ से जो है इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश में चले गए, ठीक। और बांग्लादेश से जो है इलीगल माइग्रेंट्स जो है वहाँ से इंडिया आ गए, ठीक। ये रोहिंग्या है, रोहिंग्याज। और ऐसी जो एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है लगभग 50,000 के अराउंड जो है ये रोहिंग्या इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ की इकोनॉमी के लिए बर्डन है और सिक्योरिटी लेवल पे अलग एक थ्रेट है, ठीक है। तो और इंडिया जो है बेसिकली कोशिश कर रहा है किस प्रकार से इनको वापस जो है होस्ट कंट्रीज म्यांमार हो या बांग्लादेश हो जहाँ से आए हैं, किस प्रकार से इनको वापस जो है यहाँ से भेज दिया जाए, रवैया तो म्यांमार भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए। लेकिन जो है यूनाइटेड नेशन एक है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है। तो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन इसी को लेके है 1951, ठीक। और इसका 1967 प्रोटोकॉल भी है, ठीक। तो इसी को लेके है कि अगर किसी देश से अगर कहीं शरणार्थी जो हैं वो किसी और कंट्रीज में जा रहे हैं तो उनके क्या राइट्स हैं, और जो वहाँ की जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे वो जा रहे हैं वो उनको किस प्रकार से ट्रीट करना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी काउंसिल कन्वेंशन के हिसाब से एक है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफॉलमेंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लीजिए किसी कंट्री में शरणार्थी आ गए और उस कंट्री से आए हैं जहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आप जो है उनको वापस भेज नहीं सकते, ठीक है। आप उनको वापस कैन नॉट सेंड बैक, आप उनको वापस नहीं भेज सकते, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप उनको पनिश नहीं कर सकते, कैन नॉट पनिश, ठीक। तीसरा पॉइंट, उनकी जो बेसिक फैसिलिटी है, एजुकेशन हुआ, ठीक है, फूड हुआ, वर्क हुआ, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको देना पड़ेगा। तो एक तरीके से इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, ढेर सारी कंट्री ने साइन कर दिया है, लेकिन इंडिया ने जो है इस कन्वेंशन को या इसके प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया है। यही कारण है, ठीक, कि ऑलरेडी जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में माइग्रेंट्स आए हुए हैं
बेसिकली इंडिया का स्टैंड ये होना चाहिए कि उन माइग्रेंट्स को जल्दी से आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक, नेक्स्ट इज, तो जो अपना जो मैंने जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो बेसिकली जिन पॉइंट्स को लेकर इंडिया बांग्लादेश में इशूज हैं वो आपको मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जैसे ये एक जो है ये फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो आपस में ये दोनों जो हैं किन किन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और ऐसे कौन से जो हैं वो मल्टीलेटरल फॉरम्स हैं जिनका इंडिया और बांग्लादेश हिस्सा है। तो एक तो सार्क है, ये बिमस्टेक है, BBIN है और आयोरा है। ये जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके बारे में 3-4 फैक्ट्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि सार्क जैसे है या बिमस्टेक है तो आयोरा है, इसके जो हैं वो कंट्रीज जो हैं मेंबर कंट्रीज इनके कौन से हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये बताना चाहिए कि मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और ये किस पर्पज़ से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना है। ठीक, तो ये जो है एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो जैसे सबसे पहले जो है ये आयोरा है। ठीक है, तो आयोरा जो है ये है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो ये जो है इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं, इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं वो आपस में किस प्रकार से कोऑपरेट करती हैं, वो आपस में किस प्रकार से जो है कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो डिजास्टर रिस्पॉन्स हो, चाहे वो आपस में ट्रेड हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है। तो इसमें कुल मिला के जो है वो 23 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके 23 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका एक मेंबर है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉरिशस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस। तो ये आपको आयोरा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट बेसिकली ये हुआ कि ये 4 जो कंट्रीज हैं ये आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स इनके लगते हैं, तो ये आपस में जो है किस प्रकार से ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी किस प्रकार से पैसेंजर एंड कार्गो व्हीकल्स, कार्गो मतलब जो भी सामान की आवाजाही है उसको किस प्रकार से बढ़ा के ट्रेड रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, उसको लेके ये प्रोजेक्ट था। लेकिन हाल में जो है 1-2 साल पहले जो है भूटान इससे जो है अपना इंटरेस्ट वापस ले लिया कि हमें भाई ये BBIN एग्रीमेंट नहीं करना है, ये हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये भूटान जो है इसका मानना है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, तो इसलिए जो है ये वापस ले लिया। अब वापस फिर से जो है बांग्लादेश जो बच गई कंट्री, बांग्लादेश इंडिया नेपाल, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को फिर से किस प्रकार से हम लोग फिर से अमल में ला सकते हैं। ठीक, ये BBIN एग्रीमेंट था। नेक्स्ट कम टू बिमस्टेक। ठीक है, तो बिमस्टेक जो है यह है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इनके कौन 7 कंट्रीज हैं टोटल इसमें। ठीक है, इसमें 7 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसका सबसे पहले B से जो है बांग्लादेश है, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। इसके अलावा आपको 2 नाम याद रखने हैं, भूटान और नेपाल। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और इसका और जो बिमस्टेक है इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका ढाका जो है कैपिटल है बांग्लादेश का। ठीक, इसके अलावा सार्क जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था साउथ एशियन कंट्रीज का, जिसका हेडक्वार्टर है आपका, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका काठमांडू में, जो कि नेपाल का कैपिटल है। ठीक, और हाल में ये सार्क समिट जो है 2014 में हुआ था काठमांडू में ही, 2016 में होने वाला था। ठीक है, लेकिन इंडिया ने जो है वो पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया ड्यू टू उड़ी अटैक। उड़ी में अटैक हुआ था इंडिया का, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था इंडिया में, पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आके किए थे, तो उसको लेके फिर इंडिया ने जो है मना कर दिया कि भाई आप हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी करवाएंगे और हम आपके साथ फिर आप उम्मीद करते हैं कि हम रीजनल कोऑपरेट करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इंडिया ने जो है मना कर दिया कि भैया हम आपसे किसी प्रकार से कोऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तब से शायद इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया और सार्क समिट शायद इंडिया में शायद हुई भी नहीं है उसके बाद फिर से। नेक्स्ट इज जो सार्क कंट्रीज हैं वो आपको पता ही है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ठीक है, इंडिया है और मालदीव है। ठीक है, और श्रीलंका है। कुल मिला के 8 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के नेबरहुड में है, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक, तो कुल मिला के इसमें 8 कंट्रीज हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट कम टू बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब। अच्छा, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो था वो हम लोगों ने कर लिया, काफ़ी डिटेल में किया। नेक्स्ट कम टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये न्यूज़ में क्यों हुआ कि हाल में ही जो है इसकी मीटिंग हुई, कहाँ हुई,
समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। ठीक, अब ये जितने भी जो ये प्लेसेज होते हैं जहाँ जो भी मीटिंग्स होते हैं, जैसे G20 मीटिंग कहाँ पे हुई, SCO मीटिंग को कहाँ पे हुई, या और भी कोई मीटिंग जो होती है वो क्वाड का मीटिंग, सॉरी क्वाड की तो छोड़ो, और भी कोई मीटिंग जो है G7 समिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो कोई भी मीटिंग जैसे कहीं पे होता है तो उसका एटलीस्ट आपको प्लेस जो है, ठीक है, प्लेस जो है, या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट कॉमनवेल्थ का कहाँ हो रहा है, या ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है, या फीफा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो जितने भी जो प्लेसेज हैं, जितने भी जो प्लेसेज हैं ये आपके करंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और ख़ासकर यूपी PCS की बात मैं कर रहा हूँ, और UPSC में भी। ठीक, UPSC में तो ऑप्शन में जो है इनडायरेक्टली जो है वो पूछ सकता है, लेकिन यूपी PCS में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्लेसेज दे देंगे, 4 प्लेसेज दे देंगे वो, और वो बोलेंगे कि भैया मैच करो ये जो है किस रीजन में है, या कैपिटल पूछ देते हैं वो। ठीक है, कैपिटल पूछ देते हैं कि भाई ये 4 कंट्रीज हैं, इनके कैपिटल कौन से हैं, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हर साल जो है यूपी PCS में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, आप देखिए जाके कि हर साल जो है कई बार आ चुके हैं, ये इसके कैपिटल बताइए। ठीक, तो ये उज्बेकिस्तान का कैपिटल आप बताइए क्या है, ताशकंद है। ठीक है, ये जितने भी जो हैं ये कंट्रीज हैं, ये जितने भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके कैपिटल आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है जनरली, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए या आप सर्च कर लीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उसके बाद आपका आता है कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान है, उसके अलावा फिर आपका है ताजिकिस्तान। ठीक, और फिर क्या है, किर्गिस्तान। ठीक, तो इन सभी का कैपिटल बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो है अशगाबाट, अशगाबाट। ठीक, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ताशकंद तो बताइए, और कजाकिस्तान का अस्ताना, अस्ताना। इसका ताजिकिस्तान का दूशानबे। ठीक, और किर्गिस्तान का क्या है, बिशकेक। ठीक, तो ये एटलीस्ट जो है यहाँ मैंने 5 ऐसे कंट्रीज जिनका कैपिटल मैं बता दिया, और इनमें से पूछता भी है, ये पांचों कंट्री जो है कैपिटल जो पूछते हैं उससे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी कंट्री न्यूज में रहती है, जो भी कंट्री न्यूज में रहती है उससे इंपॉर्टेंट प्लेसेस उनके कैपिटल से सब आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ कि SCO का मीटिंग हुआ समरकंद में, समरकंद जो है उज्बेकिस्तान की सिटी है। ठीक, नेक्स्ट कम टू क्या क्या हुआ यहाँ पे, तो SCO प्रेसिडेंसी हैंडेड ओवर टू इंडिया, SCO प्रेसिडेंसी हैंडेड ओवर टू इंडिया। इसके अलावा G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली ही है, 2023 में इंडिया होस्ट करने वाला है। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी प्रेसिडेंसी मिला है, तो इसका मतलब इंडिया जो है वो होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा फिर से 2023 में SCO को। ठीक, नेक्स्ट इज वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड एज SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 23। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी को SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया। तो ऑप्शन ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से या एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई SCO जो है किस सिटी को, मान लीजिए SCO ऑप्शन लिख देगा कि भाई SCO जो है वो इलाहाबाद को जो है SCO टूरिज्म और कैपिटल घोषित किया है, या SCO जो है वो मदुरई को घोषित कर दिया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए तिरुपति घोषित कर, नहीं तो वाराणसी घोषित किया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ईरान वाज एक्सेप्टेड एज परमानेंट मेंबर। ठीक, तो ईरान को जो है वो परमानेंट मेंबर घोषित किया गया है। तो पहले जो था SCO के कुल मिला के 8 ही जो हैं वो मेंबर थे, ये जो शुरुआत के 8 हैं। ठीक है, तो ईरान को जो है ये एक बदलाव किया गया, ईरान को ऐड किया गया, तो कुल मिला के जो मेंबर्स हो गए SCO के वो 9 हो गए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हो गए 9 हो गए। इसका हेडक्वार्टर जो है, ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग। ठीक है, SCO का। ठीक, तो इतना जो है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो अगला पॉइंट है जो SCO है इसके गोल्स क्या हैं, तो बेसिकली क्यों बना, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 4-5 चीज़ें कि सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सर्न्स और रिजॉल्विंग बॉर्डर इशूज। जो बॉर्डर इशूज हैं ज़्यादातर आप देखिए मेंबर जो है वो आसपास के जो कंट्रीज हैं, देखिए ये रसिया है, ये है मेंबर। ठीक है, इसके अलावा चाइना है, इंडिया है। ठीक, इसके अलावा देखिए ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ये दोनों तो मेंबर, पाकिस्तान मेंबर है। इसके अलावा आपका क्या है
उज्बेकिस्तान मेंबर है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी जितने भी कंट्रीज हैं ये सब आपस में, ये सभी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सभी का बॉर्डर आपस में मिलता है। तो जो भी यहाँ पे बॉर्डर रिलेटेड इशूज़ हैं और इस एरिया में जो टेररिज्म वाला जो इशूज जो है, ठीक है, जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है, जैसे अफ़गानिस्तान में जो है वो रीजनल इनस्टेबिलिटी है तालिबान को लेके। अफ़गानिस्तान भी आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस में है यहाँ पे, ठीक है। तो किस प्रकार से जो है यहाँ पे इस रीजन को स्टेबलाइज किया जाए, बॉर्डर रिलेटेड इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए, सिक्योरिटी जो रिलेटेड इशूज है उसको किया जाए, और आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन, तो उसको लेके बेसिकली जो है एससीओ ये बनाया गया है। और क्या है इसका, तो बेसिकली जो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40% ग्लोबल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 40% ग्लोबल पॉपुलेशन और 25% जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी है एससीओ की वो है रैट्स। रैट्स जो है वो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी है एससीओ की। और ये जो है बेसिकली किस प्रकार से टेररिज्म को काउंटर करना है उसके लिए बॉडी बनाई गई है, जो कि इंडिया भी है जो कि टेररिज्म से परेशान है, ठीक है। कुछ सालों पे ये टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होती रहती है, तो उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, उस पर भी दबाव बनाया जा सकता है, तो इसलिए जो है इंडिया इसमें इंटरेस्टेड है। और क्या रिलीवेंस और इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो ये 4-5 जो ये मेन बेसिकली गोल्स हैं इसी में से पूछा जाते हैं, ठीक है, एससीओ में। इसके अलावा ये देखिए, इंडिया कैन पुश फॉर द चाहवार पोर्ट प्रोजेक्ट इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली जो है जिस प्रकार से मैंने बताया कि इसे चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी में इंटरेस्टेड है ना, किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन को कनेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो है चाइना जो है वो इसका चाइना का एक और इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत किस प्रकार से रोडवे के थ्रू या पोर्ट के थ्रू, रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू, पोर्ट कंस्ट्रक्शन के थ्रू किस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए और किस प्रकार से ट्रेड रिलेशन बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाकर किस प्रकार से चाइना जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को और यूरोप कॉन्टिनेंट को किस प्रकार से आपस में जोड़ लें, ठीक है। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक। लेकिन इंडिया को जो है इस इनिशिएटिव से प्रॉब्लम है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इंडिया को प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाता है, लेकिन ये इंडिया के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे होके जाता है, ठीक है। तो इंडिया के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये इंडिया के जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके जो है उससे होके जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, जिससे इंडिया जो है उसका विरोध कर रहा है, ठीक। तो अब इस प्रकार से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया किस प्रकार से काउंटर करे, तो इंडिया ने अपना सोचा कि एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाए, ठीक। तो इंडिया जो है ये चाहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए, ठीक। तो बेसिकली इंडिया जो है इस तरह देख रहे हैं, इधर पाकिस्तान से घिरा हुआ है, इधर चाइना से घिरा हुआ है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इंडिया को प्रॉब्लम है ही, पाकिस्तान तो अपना है ही दुश्मन। तो बेसिकली चाहिए क्या कि और इधर अफगानिस्तान वाला जो ये बॉर्डर लगता है वो पीओके के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो अब इंडिया जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ईरान जो है, ईरान का जो यहाँ पे पोर्ट है चाहवार पोर्ट, ठीक। तो चाहवार पोर्ट से इंडिया जो है कनेक्टिविटी करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे एक चाहवार पोर्ट है ईरान में, ये ईरान है, ठीक है। तो ईरान में चाहवार पोर्ट बना देना चाहता है, तो वहाँ से जो है फिर से वापस जो है इंडिया जो है किस प्रकार से अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज आगे जाके ऊपर तक नॉर्थ साउथ किस प्रकार से जो है एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए, जो कि बेसिकली यूरोप के थ्रू भी, यूरोप भी इंडिया अप्रोच कर सकता है यहाँ से। तो इस प्रकार से जो है इंडिया जो है इंटरेस्टेड है अपना एक अलग से कॉरिडोर बनाने के लिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक। नेक्स्ट इज हाँ, स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। ये तो एक इशू है ही कि अफगानिस्तान में जो बेसिकली अब रिसेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पॉवर्टी वाला इशू है, ठीक है, और वुमेन राइट्स को लेकर जो इशू है, और टेररिस्ट जो कि वैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो तालिबान है वो कंट्रोल कर ही रखा है गवर्नमेंट को, तो उसकी वजह से जो है वो रीजन डिस्टेबलाइज हो गया है। तो उसको किस प्रकार से जो है फिर से स्टेबलाइज किया जाए, उसमें एससीओ का जो है एक अहम योगदान हो सकता है, ठीक। और इसके अलावा आपको तापी पाइपलाइन जो है पता होना चाहिए। तापी पाइपलाइन जो है ये बेसिकली जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ठीक है।
और ये 4 जो कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इनके थ्रू होके जाती है। और बेसिकली 1800 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है और ये इंडिया के फजलिका सिटी तक जाती है। ठीक है, फजलिका, तो फजलिका जो है पंजाब का सिटी है। ठीक है, तो वहाँ तक ये प्रोजेक्ट आता है, ये गैस पाइपलाइन। ठीक, तो ये तापी पाइपलाइन से पूछ दिया तो पता होना चाहिए कि आपको नेचुरल गैस है और ये इंडिया को कनेक्ट करती है, फजलिका जो अपना एक सिटी है वहाँ तक। ठीक, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेज। तो चैलेंजेस तो बात हो ही गया कि डोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि चाइना भी है इसमें एससीओ में। ठीक है, और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जनरली जो है सभी कंट्रीज जो है वो सहमत है। ठीक, तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जा रहा है कि किस प्रकार से चाइना को काउंटर करें। ठीक है, एक तो ये समस्या है ही। दूसरा जो समस्या है वो है ग्रोइंग स्ट्रेटजी प्रोग्रेशन। अभी फिलहाल जो ये अपना जो यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया को जो है वो स्टैंड लेना मुश्किल हो जा रहा है कि बेसिकली किसका स्टैंड लें, क्योंकि रसिया के साथ जो पहले जो है रिलेशन अच्छे हो चुके हैं, बट इंडिया इज अगेंस्ट वायलेंस। तो इंडिया जो रखा है अपना जो डिप्लोमेटिकली जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया रखा है, बेसिकली ये रखा है कि भाई इस वॉर को जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। ठीक, तो आज यहाँ पे रसिया और चाइना का जो रिलेशन है इस वॉर के पश्चात जो देखा गया है कि वो आपस में नज़दीक आए हैं, तो वो इंडिया के लिए एक तरीके से समस्या है। इसके अलावा यहाँ पे रेट्स तो बना दिया गया है टेररिज्म को लेके, इसकी एक बॉडी बना दी गई है रेट्स की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, लेकिन टेररिज्म का डेफिनेशन डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे मोदी जी भी जो है जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और कई जगह इंटरनेशनल फोरम पे जो टेररिज्म का डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन पे बल दिए हैं कि भाई टेररिज्म का डेफिनेशन तो हो। ठीक, तो इंडिया जो है बेसिकली जो एससीओ जो है वो मानता है कि रेजाइम डी स्टेबलाइजेशन को जो है टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे ऐसे कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि वहाँ का जो भी गवर्नमेंट है या कुछ ऐसा हो रहा है उसको किस प्रकार से तख्ता पलट हो जाए या वहाँ पे बेसिकली डिस्टेबलाइज किया जाए स्टेट को, उसको कहते हैं टेररिज्म। बेसिकली इंडिया में लेकिन जो है वो इशू नहीं है, इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ठीक है, कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, तो इंडिया को मेनली उससे इशू है। तो इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इसका जो टेररिज्म का डेफिनेशन जो है वो इंडिया के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज एससीओ वर्सेज क्वाड। ठीक, एससीओ वर्सेज क्वाड। तो क्वाड जो है, क्वाड डील्स विद इंडियाज मैरीटाइम नेबरहुड, इंडियाज मैरीटाइम नेबरहुड। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो अपना ड्रग्स वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरीके से आप समझिए कि जैसे ये जो अपना मैप है, ठीक, ये जो अपना मैप है, एक सेकेंड, इस पे बेसिकली जो 2 रीजन हैं जहाँ से ड्रग्स जो है बेसिकली हर जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक, उसमें एक गोल्डन क्रिसेंट रीजन होता है और एक है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये 2 रीजन हैं जहाँ से जो है ड्रग जो है बेसिकली इलीगली ट्रैफिकिंग होता है ड्रग का। ठीक, तो एक तो जो है ये इंडिया के वेस्ट में है, इसको गोल्डन क्रिसेंट बेसिकली सेप है, इस सेप को क्रिसेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो है एक जो अपना साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में जो कंट्रीज आ जाती हैं उनको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, यही जो है वर्ल्ड में 2 मेन रीजन है जहाँ से जो है ड्रग का इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, और इंडिया जो है वो इन दोनों के बीच में, इंडिया इन दोनों के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इंडिया का एक ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एससीओ, इसमें से जो एससीओ है उसके मेंबर स्टेट्स में जो है बेसिकली ये गोल्डन क्रिसेंट भी जो आ जा रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है वो भी एक मुद्दा जो है इसमें हो सकता है, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। ठीक, तो अक्सर प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए, मान लीजिए यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में एक ऑप्शन में दे दिया जाए कि गोल्डन क्रिसेंट जो है और गोल्डन ट्रायंगल ये किन चीज़ों को रिलेटेड है, कौन से मुद्दे से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग्स के इलीगल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ठीक, ये ऑप्शन में पूछ सकता है कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो ड्रग्स के इलीगल ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट इज एससीओ वर्सेज क्वाड। तो एससीओ वर्सेज क्वाड ये दोनों ही चूँकि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, इन दोनों को ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है सर अपोजिट गोल को लेकर बनी हुई है, इन दोनों का जो पर्पज है वो दोनों अपोजिट है। क्योंकि क्वाड जो है इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, इसमें जो है 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ फ्री एंड ओपन प्रॉस्परस
इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें किस प्रकार से जो है वो किसी का कंट्रोल ना हो, जिसे चाइना कंट्रोल करना चाहता है मिलिट्रीली और स्ट्रेटजिकली, तो किसी का कंट्रोल ना हो, फ्री हो, ओपन हो, सभी लोग यहाँ से आवाजाही करें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये बेसिकली क्वाड का पर्पज़ है कि किस प्रकार से मिलिट्रली और स्ट्रेटजिकली किस प्रकार से काउंटर करना है चाइना का। और एससीओ जो है इसमें चाइना का प्रभुत्व है, चाइना है, रसिया है, इंडिया है, ठीक है, इसमें चाइना का प्रभुत्व है, ठीक है। इस प्रकार से इंडिया एससीओ का ही मेंबर है और इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, तो इसलिए इंडिया को जो है इसको प्रॉब्लम हो रही है। और एससीओ को जो है वो काउंटर नाटो ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है, ऐसा माना जाता है। तो नाटो जो है बेसिकली ये मिलिट्री अलायंस है। नाटो के बारे में थोड़ा जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो जो है वो मिलिट्री अलायंस है, क्या है, मिलिट्री अलायंस, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो है ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुल मिला के 30 कंट्रीज हैं, इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसकी फाइनेंसिंग जो है बेसिकली यूएस भी इसका मेंबर है, इसकी फाइनेंसिंग है ज़्यादातर यूएस करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था काउंटर करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था काउंटर सोवियत यूनियन है उस टाइम, उसको काउंटर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, जो नाटो है उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम में है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स जो है वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। इसके अलावा इसका जो स्थापना हुई थी, जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो वॉशिंगटन ट्रीटी है उसके तहत हुआ था। तो वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत जो है वो नाटो की स्थापना हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके अंदर एक आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 वॉशिंगटन ट्रीटी ये कहता है कि मान लीजिए नाटो के अंदर 30 मेंबर्स हैं, ठीक। तो किसी भी एक मेंबर अटैक अगेंस्ट वन, किसी भी एक मेंबर के खिलाफ अगर अटैक होता है, अटैक अगेंस्ट वन, ठीक है, अटैक अगेंस्ट वन कंट्री, किसी भी एक कंट्री के खिलाफ या किसी भी एक मेंबर के खिलाफ, नाटो के किसी भी एक कंट्री के खिलाफ अगर अटैक होता है तो वो माना जाएगा कि अटैक अगेंस्ट ऑल, तो सभी कंट्री के खिलाफ अटैक माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलिट्री अलायंस है कि भाई किसी एक के खिलाफ अगर अटैक करोगे तो वो अटैक माना जाएगा सभी के खिलाफ, ठीक। तो अभी जो रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है वो भी नाटो से उसका रिलेशन है कि यूक्रेन जो है उसको किस प्रकार से नाटो में शामिल किया जाए। यूक्रेन चाह रहा था कि नाटो में शामिल हो जाए ताकि उसको रसिया से जो है एक तरीके से मिलिट्री जो उसका वॉर मॉन्गरिंग वाला जो रसिया काम है, क्रीमिया ऑलरेडी जो है रसिया जो है एनेक्स कर लिया था, छीन लिया था। तो रसिया से सपोर्ट एंटी रसिया जो है अपना नाटो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको किस प्रकार से रसिया से जो है सुरक्षा मिल सके, तो रसिया के अपोजिशन में सुरक्षा मिल सके, इसलिए नाटो का मेंबर जो है वो यूक्रेन बनना चाह रहा था। एंड रसिया जो है शुरुआत में वार्न किया यूक्रेन को कि आप नाटो के मेंबर ना बने, ठीक है, या नाटो के मेंबर इसको ना दिया जाए मेंबरशिप। तो उसी को लेकर जो है रसिया ने जो है वॉर जो है स्टार्ट किया था, ठीक। तो ये जो है नाटो का ये रूल है। नेक्स्ट कम टू ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब ये टॉपिक जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली ये है कि इसका जो है हर साल जो लगभग जो है इसमें व्लादिवोत्स्क आप देख रहे हैं, ये ईस्ट रसिया में सिटी है। यहाँ पे जो है ये इसकी मीटिंग होती है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। और इसका पर्पज़ जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रसिया फार ईस्ट रीजन जो है वो आपको दिखाया गया है, रसिया फार ईस्ट रीजन आपको दिखाया गया है। इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट किस लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में जो है वो नेचुरल गैस रिजर्व हैं, कोल है, मिनरल्स रिजर्व हैं, ठीक है। तो इन सब रिजर्व को किस प्रकार से एक्सप्लोर किया जाए और किस प्रकार से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, तो इस पर्पज़ से जो है वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बनाया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो रसिया के ईस्ट में जो है व्लादिवोत्स्क में हाल में ही समिट हुआ है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, जिसको प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली मतलब ऑनलाइन जो है वो अटेंड किए हैं, ठीक। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है इसका पर्पज़ बस यही है कि रसिया की जो फार ईस्ट रीजन है उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और वहाँ के जो रीजन है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार से एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, वहाँ से किस प्रकार से एक्सप्लोर किया जाए। और इन्वेस्टमेंट ट्रेड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना जो है यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है अच्छा खासा, ठीक। तो इसी प्रकार से सभी कंट्री जो हैं वो इन्वेस्ट करें और वहाँ से नेचुरल एक्सकेवेशन हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। तो बेसिकली ये इसका एक कारण है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का एक ये इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, ठीक। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए फैक्ट दिया है कि 1/3 ऑफ रसिया टेरिटरी जो है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी खासी संख्या में हैं, ठीक।
नेक्स्ट जैसे ये मैप दिया हुआ है, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इसे मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो देखिए ये कुरिल आइलैंड है, ठीक। तो ये कुरिल आइलैंड जो है ये डिस्प्यूट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है। ये बेसिकली जापान और रसिया को लेकर ये डिस्प्यूट है, जापान और रसिया को लेकर डिस्प्यूट है कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि भाई कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो वो रसिया और जापान के बीच में है, और ये रसिया के द्वारा कंट्रोल्ड है कुरिल आइलैंड, ठीक है। और इसको जापान जो है वो नॉर्थर्न टेरिटरी कहता है, जापान इसको क्या कहता है, ये नॉर्थर्न टेरिटरी है, तो इसको नॉर्थर्न टेरिटरी डिस्प्यूट भी कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन मान लीजिए बन सकता है कि नॉर्थर्न टेरिटरी डिस्प्यूट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो कुरिल आइलैंड से लेकर रिलेटेड है, ठीक। इसके अलावा कुरिल आइलैंड जो है वो सी ऑफ ओकोत्स्क को और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है इससे इन दोनों को जो है आपस में अलग करती है। जो कुरिल आइलैंड है वो सी ऑफ ओकोत्स्क और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इसको आपस में अलग करती है, ठीक। इसके अलावा देखिए ये सैकलाइन है, ठीक है, सैकलाइन। तो सैकलाइन जो है ये आइलैंड है, ठीक, ये सब मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सैकलाइन जो है ये आइलैंड है, और ये आइलैंड जो है ये नेचुरल गैस और ऑयल का रिजर्व है और रसिया के द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ही, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो ईस्ट एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया, उसमें इंडिया जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके और अपने जो है ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि इस प्रकार से चेन्नई और व्लादिवोत्स्क, जो चेन्नई है और व्लादिवोत्स्क है, उस पर चेन्नई जो है इंडिया का बिल्कुल साउथ में पोर्शन है, तो उसको इंडो पैसिफिक से होते हुए, इंडो पैसिफिक ओशियन से होते हुए किस प्रकार से व्लादिवोत्स्क से कनेक्ट किया जाए और एक अपना ट्रेड रूट बना सके, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और फॉरम है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इसका भी कुछ सिमिलर पर्पज ही है, इसमें देख सकते हैं आप कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, और इसका भी पर्पज बस वही है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो है सीक टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ाना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो इंडो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में बस इतना ही कि रसिया के फार ईस्ट में जो है वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करके, इन्वेस्टमेंट करके किस प्रकार से ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करना है, इकोनॉमिक फ़ायदा करना है, यही है। अगला टॉपिक है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडो पैसिफिक, ठीक। तो हाल में जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज आपको पता ही है, 4 कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया है, यूएस है और जापान है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो ये 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और ये बेसिकली बने ही इसलिए थे कि टू काउंटर चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली जो भी कहें, उसको काउंटर करने के लिए, ताकि क्यों करना काउंटर, शेयर्ड विजन फॉर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक ओशियन, एक फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो, ताकि सभी कंट्रीज के लिए, सभी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये न्यूज़ में इसलिए आया कि जो ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट है, ये आपस में इन्होंने साइन किया है, और बेसिकली जो है जो अपना इंडिया ही है, तो इंडिया में बेसिकली क्या है कि फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, इस तरह के इवेंट तो बेसिकली हर साल होते ही हैं, निश्चित है कि फ्लड्स आएंगे ही, साइक्लोन्स आएंगे ही, जो अपना ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं या वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं, तो उसको लेके जो है आपस में सभी कंट्रीज जो हैं वो कोऑपरेट किस प्रकार से करें। जो क्वाड कंट्रीज हैं, चूँकि इंडो पैसिफिक रीजन को लेके ही है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इस रीजन में जो भी कंट्री जाती हैं वो आपस में किस प्रकार से कोऑपरेट करें, आपस में किस प्रकार से एक ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन किस प्रकार से करें, इंटर ऑपरेबिलिटी, मान लीजिए डिजास्टर रिस्पांस, तो किसी के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे नासा जो है, नासा के पास ये है, नासा सर्विरा, तो ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए इसने अपने सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि कोई अगर डिजास्टर आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो उसको पहले से ही वार्न कर दिया जाए, ठीक है, आपस में एक दूसरे को डाटा जो है वो शेयर करना, तो उसको लेके जो है आपस में ये साइन किए हैं, ये ट्रीटी जो साइन किया गया है, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट, ठीक, क्वाड मेंबर साइन किए हैं, और ज़्यादा इसमें फिलहाल कुछ नहीं है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं।
बेसिकली डिजास्टर रिलीफ। और जो ये डिजास्टर जो भी हो रहे हैं, जो भी ये डिजास्टर हो रहे हैं, हाल में जो इवेंट्स हो रहे हैं, बेसिकली ये ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है, जैसा कि मैंने एनवायरमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया था आपको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमन इंड्यूस्ड है। तो बेसिकली सबसे पहले तो यही हो कि जो भी अपने जो कमिटमेंट हैं, जो भी पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो कमिटमेंट हैं, या हाल में जो COP27 हुआ उसके तहत जो भी कमिटमेंट हैं, उनको किस प्रकार से फुलफ़िल किया जाए। उनको फुलफ़िल किया जाएगा तभी जो है इस तरह की समस्याएं जो हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, या एनवायरनमेंट एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे हैं डेवलपमेंट के पर्पज़ से, चाहे एग्रीकल्चर लैंड पे एक्स्ट्रा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस पर अगर ओवर बर्डन जो आ रहा है तो उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, वो ध्यान दिया जाए। ये सभी पॉइंट आप कर सकते हैं। जैसे आंसर राइटिंग में आप कर सकते हैं किस प्रकार से जो है ये रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपरेशन, ये सब क्या कर सकते हैं, ठीक। और क्या है डिजास्टर रिलीफ में, और क्या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, और कहाँ कहाँ कौन सा एग्रीमेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये आपको पता नहीं चाहिए, सेंडर जो है पता होना चाहिए। सेंडाई जो है ये सिटी है जापान की सिटी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है ये एक फ्रेमवर्क साइन किया जा चुका है और इंडिया भी जो है इसका हिस्सा है। तो बेसिकली इसमें 7 टारगेट्स हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क में 7 टारगेट्स हैं। वो 7 टारगेट्स आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको कोई भी मान लीजिए पूछा दिया क्वेश्चन आपसे कि भैया डिजास्टर रिडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक। तो ये आप सेंडाई फ्रेमवर्क कोट करके आप ये 7 जो टारगेट्स हैं कि बेसिकली रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, जो मरने वालों की संख्या है उसको कम किया जाए, रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली, जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं डिजास्टर से उनको कम किया जाए, इकोनॉमिक लॉस को कम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस को कम किया जाए। तो ये सभी चीज़ें जो है 7 पॉइंट्स इसमें आप देख लीजिएगा, इन सभी पे चर्चा होनी चाहिए। इन सब को आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक एग्रीमेंट है। बेसिकली इसमें यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट हैं वो इसका हिस्सा है, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं, तो ये सभी आपस में जो है आपस में कोलिशन बना के किस प्रकार डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाया जाए, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाया जाए, ताकि जो भी डिजास्टर आता है उससे अपने को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। रेजिलिएंट मतलब उसका किस प्रकार से प्रतिरोध जो है, डिजास्टर रेजिलिएंट मतलब प्रतिरोध डिजास्टर का हम लोग कर सकें, ठीक। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है नहीं। तो इसके अलावा आप ये दे सकते हैं कि और भी एजेंसी हैं ऐसी, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक, और ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये सभी जो है आप कोट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिजास्टर रिलीफ या डिजास्टर रिस्पॉन्स में ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हैं। तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा सेंडाई फ्रेमवर्क अपने पास है ही, ठीक। तो और अंतिम में बस यही है कि अपने को क्लाइमेट रेजिलियंस ये सभी चीज़ें तभी काम में आएंगी जब हम लोग जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दें, एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कम से कम करें, एमिशंस कंट्रोल रखें, ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान दें, तभी जो है ये सब चीज़ें कंट्रोल में आने वाली हैं। और इसके अलावा आप लोग जो हैं वो जो कंट्रीज जो हैं उनको अपने जो सिटीजन हैं उनको भी जो है वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक। जैसे ये सिटीजन इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी जो है वो दी जानी चाहिए, ठीक, ताकि कोई भी डिजास्टर आता है उसका रिस्पॉन्स करना, उसको किस प्रकार से जो है टैकल करना, वो सिटीजन्स को पता होना चाहिए, ठीक। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक है मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो बेसिकली मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, इस टॉपिक को मैं अलग से कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में कवर किया जाए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताया जाता है कि मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस established by 2 or more countries to encourage international cooperation in managing worldwide financial system। जैसे कि IMF है, ठीक है, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बने क्यों, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है फिर से रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, और इकोनॉमी को किस प्रकार से बूस्ट किया जाए या जो भी स्थितियां थी उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए। जैसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ से जो है काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ,
वर्ल्ड बैंक वाज बेसिकली दैट टाइम कॉल्ड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो बाद में वर्ल्ड बैंक हो गया। इसके अलावा WTO आया, ठीक है। WTO उस टाइम कहा था गट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब पे एक अलग से लेक्चर ही बनाना पड़ेगा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज क्या है, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए एक अलग से जो है उसके मेंबर्स कौन से हैं, तो इन सब चीज़ पे जो है आपको एक अलग से जो है एक वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर मैं बताता हूँ क्या क्या पर्पज है। जैसे IMF है, ठीक है, IMF का काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी, इनका जो काम है बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था ये 1944 में, ठीक। और ये बेसिकली जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करता है, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, ठीक। जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो मॉनेटरी सिस्टम है कंट्री की, उसको मॉनिटर करता है, ठीक। और क्या करता है, जो करेंसी है, ठीक है, जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना, फाइनेंशियल स्टेबलाइज करना, ठीक है। और ट्रेड, जो ट्रेड है, ट्रेड को किस प्रकार से इनकरेज करना है, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IMF। और इसका इंडिया के जो ग्लोबलाइजेशन जो ये हुआ था, LPG रिफॉर्म्स जो आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था IMF का। बेसिकली जो 1990 में जो रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले था इंडिया में जो था वो लाइसेंस कोटा परमिट था। ये लाइसेंस कोटा परमिट इस तरीके से समझिए कि इंडिया का जो मार्केट था वो काफ़ी क्लोज मार्केट था, ठीक है। जैसे कुछ भी यहाँ पे बिजनेस करना है या कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स थे। लाइसेंस आपको काफ़ी ऐसी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी थी, 40-50 गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कोई ट्रेड बैरियर्स थे, कोटा ट्रेड बैरियर्स थे, मान लीजिए कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उस पर अच्छे खासा टैक्स लगा हुआ था, ट्रेड बैरियर्स थे। तो उसको बेसिकली फिर जो है उससे हुआ क्या कि जो अपना एक समय अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, ये किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे इंडिया में RBI है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये डिप्लीट हो गया काफ़ी हद तक, ठीक है। और होता क्या, जब ये फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो करेंसी होती है, जैसे इंडिया करेंसी है रुपी, ठीक है, तो वो डी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। उसकी जो उसका प्रभाव है, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी एक मुश्किल समस्या आ जाती है। तो उससे फिर बेसिकली इंडिया को करना क्या पड़ा, जब बहुत ही कम जो फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रहा तो फिर इंडिया को जो है वो IMF से लोन लेना पड़ा, लगभग $2 बिलियन का, ठीक। और इंडिया ने अपने मार्केट को क्या किया, लिबरलाइज कर दिया, खोल दिया दुनिया के लिए, ठीक है, ग्लोबलाइज कर दिया। किस प्रकार से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, सब कुछ बढ़े, जो लाइसेंसेज जो परमिट लेने पड़ते थे ढेर सारे, उसको ख़त्म किया गया, मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस को काफ़ी सिंपल किया गया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, फॉरेन के भी और इंडिया के भी जो बिजनेसमैन है। तो उससे जो है फिर से जो है इकोनॉमी जो है फिर से रिकवर करना शुरू की। तो इस तरीके से IMF का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और ये कॉन्सेशनल लोन भी देता है, मतलब इंटरेस्ट, और नॉन कॉन्सेशनल मतलब इंटरेस्ट पे भी लोन देता है। और काफ़ी ऐसे डेवलपिंग एक्टिविटी होती हैं, जैसे किसी कंट्री को हेल्प करना है, कुछ कोविड-19 सिचुएशन हो गई है, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना है, तो उसमें जो है नॉन कॉन्सेशनल लोन मतलब बिना इंटरेस्ट रेट के भी लोन देती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक खुद का IMF का एक रिजर्व एसेट होता है, रिजर्व एसेट, ठीक है। रिजर्व एसेट बेसिकली ये इसमें 5 करेंसी हैं, ठीक है, 5 करेंसी हैं। 5 करेंसी में जैसे US का डॉलर है, ठीक है, US का डॉलर है, चाइनीज येन है, जापानीज युआन है, करेंसी का नाम है चाइनीज येन, जापानीज युआन। इसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग जो कि ब्रिटिश की करेंसी है। और इसके अलावा आपका यूरो है, यूरो करेंसी जो है वो यूरोपियन करेंसी है, यूरो जोन, जो यूरो जोन है ना, कुल मिला के जैसे मान लीजिए यूरोप में 44 कंट्री हैं, ठीक है, उसमें से 27 कंट्री ऐसी हैं जो यूरोपियन कंट्री, जिनको कहते हैं यूरोपियन यूनियन कहते हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और उनमें से भी जो 19 कंट्रीज हैं वो जिनकी जो करेंसी है जो यूरो है, उनको यूरो जोन कहते हैं, ठीक है। तो यूरो जोन जो है उसकी करेंसी है यूरो। तो कुल मिला के 5 ऐसी करेंसी रिजर्व एसेट में आती हैं।
और इसी को जो है SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। उसमें इसी का रिजर्व एसेट है। इसमें 5 करेंसी होती हैं। और SDR में बेसिकली क्या होता है कि सभी कंट्रीज जो होती हैं उनका अपना एक कोटा होता है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट में जो है इंडिया का भी अपना कोटा होता है। उसमें कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कितना कोटा मेंटेन करना होता है, क्या और रोल होता है, तो बेसिकली उसको अगर कवर किया जाए तो भाई 1 घंटा अभी और लगेगा। ये जो अपना ये टॉपिक है मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली मोटा मोटी आप समझ लिए कि इस तरह के जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तरह के होते हैं। इसमें जो है वो फाइनेंशियली जो है वो मॉनिटर करते हैं और हेल्प करते हैं। और IMF जैसे IMF जो है कोई भी डेवलपिंग एक्टिविटी के लिए कोई लोन नहीं देता है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट चलाना है या कोई पोर्ट प्रोजेक्ट चलाना है या कुछ, उसके लिए आपको नहीं देता है। बेसिकली इसका अलग रोल होता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का बेसिकली जो रोल होता है, वर्ल्ड बैंक का रोल होता है बेसिकली जो होता है वो पॉवर्टी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ किस प्रकार से पॉवर्टी रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का एक ये रोल होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे किस प्रकार से पॉवर्टी कम किया जाए। तो इसको हम लोग फिर से डिटेल से जो है मैं एक अलग से इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं इस पे एक आधे 1 घंटे का जो भी लेक्चर होगा मैं फिर से एक बनाऊंगा, ठीक। तो फिलहाल आज हम लोग जो टॉपिक किए मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किए। इसके अलावा हम लोगों ने क्वाड के बारे में थोड़ा सा देखा और SCO के बारे में देखा, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखा, और हम लोगों ने इंडिया बांग्लादेश और इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशन देखे, ठीक। तो ये हम लोग कर क्या रहे हैं कि बेसिकली कोई भी इसे मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, ठीक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसका जैसे मैंने कवर कराया, तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने वो आपको बताते गया, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया। तो आप जो है इस वीडियो के थ्रू जो है जाइए, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत भी लग रहा है, ठीक। तो आप लोग जो है इसमें वीडियो के थ्रू जाइए और इस के थ्रू 1-2 बार सुनिए इसको और अपना एक नोट्स बनाइए, ठीक। और जिन पॉइंट्स पे मैंने इंसिस्ट किया है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है जहाँ भी, तो उस पर जो है आप एक नोट्स बनाइए और उसको फिर रिवाइज करिए। ये एक तरीका है, ठीक। तो जो अपना सितंबर मंथ के करंट अफेयर का जो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया, पॉलिटी गवर्नेंस कर लिया और एनवायरनमेंट कर लिया, ठीक है। ये जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। तो अपने पास अब कम ही बचा है, अब अपने पास इकोनॉमी बचा है और साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर जो है वो 1 दिन में हो जाएगा। तो उसके बाद जो है बेसिकली अपना सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है वो हो सकता है 3 वीडियो में हो सकता है, 3-4 वीडियो में वो, या 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाए, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए ठीक से, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड बाय।